और चलिए ठीक है, बाकी बात करेंगे आरआरबी की। आरआरबी फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है 2024 की, जो लोग तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा होपलेस मत होइए। वैकेंसी थोड़ा सा डिले होती जा रही है क्योंकि वो डेट नहीं आ रही है। जहां तक पेपर इसका मार्च में हो सकता है, बहुत डिले हो रहा है, तो ये एक दिक्कत है। लेकिन उसके लिए आज हम क्लास नंबर 74 लेकर आए हैं और क्लास नंबर 74 में यानी हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, बाकी जीपैट के लिए सिलेबस तो खास तौर पे है ये। तो आज हम बात करेंगे एनालिसिस से, स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस क्या होता है, कैसे होता है, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज द एनालिसिस। एनालिसिस का अगर हिंदी में हम मतलब निकालें तो इसको बोलते हैं विश्लेषण करना, या हम और आसान भाषा में कहें तो आपसे कहें तुलना करना। तुलना करने के लिए हमेशा एक व्यक्ति से आप तुलना नहीं कर सकते, आपको दो लोग चाहिए होते हैं, किसी दो पर्सन के बीच आपको तुलना करना पड़ता है। जैसे ए और बी है तो आप ए को बी से, बी को ए से कंपेयर कर सकते हैं। तुलना का मतलब यह है कि कुल मिला के जब भी हम किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं, हम किसी प्लांट से कोई एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, ठीक है, हम कोई ड्रग रिलीज करते हैं। एक सेकेंड, माइक थोड़ा सा आवाज कम आ रही होगी, मैं माइक प्रॉपर ठीक कर लेता हूं। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं एनालिसिस में। आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। जो लोग लाइव है क्लास में वो मुझे बताइए कि क्या आपको आवाज आ रही है प्रॉपर, तो कि मैं क्लास कंटिन्यू करूं। ठीक है, एक बार बोल दो भाई, आवाज आ रही है? चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ 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 बताओ। हाँ, देख लेता हूं प्रॉपर आवाज आ रही है आपको? गुड, ठीक है। तो अब क्या करता है कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कोई ड्रग हमारे पास होती है, ठीक है, और ये मान लीजिए सिंपल सा नेचुरल कोई ड्रग है जिसको हमने किसी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया। थैंक यू सबको, थैंक यू जिन्होंने यस बोला है। हमने कोई ड्रग है जो हमने प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाल लिया। अब हमने जो प्लांट से ड्रग एक्सट्रैक्ट निकाला है, उस एक्सट्रैक्ट में क्या है, उसमें रेजिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वोलेटाइल ऑयल है, प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है, क्या है, और अगर जो मालूम चल गया क्या है तो वो कितना है। ये दो चीज को पता करना ही क्या कहलाता है, एनालिसिस। या आप लैब में कोई काम कर रहे हैं, कोई सैंपल ले रहे हैं, किसी ड्रग में कोई मेडिसिन मिली हुई है, अब आपको टेस्ट करना है कि मान लीजिए किसी ड्रग में एक सिंपल सा आपके पास क्रोसिन टैबलेट है और उसमें लिखा है लेवल क्लेम में कि इसमें जो पैरासिटामोल है वो 650 मिलीग्राम है पर टैबलेट। अब आप कैसे मालूम करेंगे कि क्या इस टैबलेट में 650 मिलीग्राम ही है? ऐसा तो नहीं थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा कम है। ये सारा जो लेखा जोखा है, ये सारा जो कंपैरिजन है, जो एनालिसिस है, वो एनालिसिस कहलाता है। सीधी भाषा में बात करें, हमारे पास दो कंपाउंड होते हैं। एकदम सीधी भाषा में बात करें, हमारे पास दो कंपाउंड होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड कंपाउंड, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन हमें नोन होता है, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड के बाद हम दूसरा बोल सकते हैं सैंपल हमारे पास होता है, या इसको कहीं कहीं पर टेस्ट भी बोला जाता है, जिसका कंसंट्रेशन हमारे लिए अननोन होता है। स्टैंडर्ड और सैंपल यानी टेस्ट की बात करते हैं, एक की सहायता से दूसरे का कंसंट्रेशन पता करते हैं। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। मैं आपको सबसे सिंपल और सबसे छोटा एग्जांपल देता हूं। आप किसी दुकान में जाते हैं, आप दुकानदार से कहते हैं भैया 1 किलो चीनी दे दो। अब वो दुकानदार आपको एक पन्नी में लेता है, चीनी भरता है भरता है भरता है, और क्या कभी आपसे कहता है उसे हाँ 1 किलो हो गया होगा, लो ले जाओ? या आप मान जाते हैं ऐसा कहने से? नहीं मानते हैं, आप कहते हैं तौल के दिखाओ। तो जब आप तौलते हैं तो मान लीजिए अब तो इलेक्ट्रॉनिक कांटा आ गया, पहले तराजू हुआ करता था, एक तरफ वो 1 किलो का बाट रखता था और एक तरफ चीनी रखता था। जब दोनों बराबर होते थे तो आप कहते थे 1 किलो चीनी। अब यहां पे जो तौल है बेटा, चीनी का जो तौल है वो सैंपल है जिसको हमें पता नहीं है कि चीनी कितना है, और जो बाट है, बटखरा है, वो 1 किलो का जो वेट रखा है वो स्टैंडर्ड है। तो हम उसके कंपेयर में चीनी को मिक्स करके बराबर वेट करके हम मान लेते हैं कि चीनी हमारा 1 किलो हो गया। उसी तरह से किसी भी ड्रग का स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल जो है, स्टैंडर्ड से टेस्ट को कंपेयर करके, उसकी एनालिसिस करके हम इसका कंसंट्रेशन पता करते हैं। एनालिसिस बेटा दो प्रकार की होती है, इसको भी समझना जरूरी है। अगर आपको समझना है, एनालिसिस दो प्रकार की होती है। एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ये दोनों में फर्क क्या है?
मैंने कहा ना कि आप किसी भी प्लांट से कोई ड्रग या एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, कोई क्रूड एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, तो उसमें क्या क्या मिला हुआ है, प्रोटीन है, रेजिन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या ग्लाइकोसाइड है, इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, जब उसका नेचर पता करते हैं तो ये है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस। और जो मिला है वो कितना मात्रा में है, क्या कंसंट्रेशन है, ये कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसे मैंने आपसे कहा, आपने चीनी लिया है, अब वो चीनी है, गुड़ है, नमक है, क्या तौल रहे हैं, वो उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन कितना तौल रहे हैं, 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 4 किलो, वो उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक बेसिक सा फंडामेंटल आपको समझा रहा हूं ताकि आगे जब एनालिसिस हम पढ़ेंगे तो बहुत ब्रॉड लेवल पे एनालिसिस है। अब इनसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ बात करेंगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की, आगे हम डिस्कस करेंगे बाकी पार्ट की। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आज हम देखने वाले हैं बच्चों कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर हो रहे हैं, कौन कौन से शॉर्ट टर्म से क्वेश्चन आते हैं। टाइट्रेंट क्या होता है, टाइट्रेंट क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, सैंपल क्या होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम इन्हीं सारे टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। ये नोट्स आपको मिल जाएगा आपके एप्लीकेशन पे जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। तो एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की, कि कुछ टर्मिनोलॉजी क्या होती है। ये टर्मिनोलॉजी, ये टर्म्स, ठीक है, ये हम टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। पहली बात है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है। मैंने क्या बताया, जिसका कंसंट्रेशन नोन हो, फिक्स्ड हो, उसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं। याद रखना इस टॉपिक को, सिंपल सा। दूसरा है टाइट्रेट। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, टाइट्रेट या टाइट्रेंड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। दो चीजें होती है बेटा, एक चीज समझ दीजिएगा, दो चीजें होती है। एक होता है नोन कंसंट्रेशन जिसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, एक होता है अननोन कंसंट्रेशन जिसको हम सैंपल या टेस्ट बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान समझिएगा, नोन वाले को एक साइंटिफिक नेम में हम टाइट्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइट्रेंट। जो नोन कंसंट्रेशन है वो टाइट्रेंट है, और जो अननोन कंसंट्रेशन है उसी को टाइट्रेंड कहते हैं। या तो टाइट्रेंड कहते हैं या तो उसको टाइट्रेट कहते हैं। स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना। देखिए ये टाइट्रेंट है और ये टाइट्रेट है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। इसीलिए कह रहा हूं ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हुए हैं, बहुत बार आए हुए हैं। नोन कंसंट्रेशन जो है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उसको टाइट्रेंट कहते हैं। अननोन कंसंट्रेशन को या सैंपल क्वांटिटी को हम टाइट्रेंड कहते हैं। अब दोनों में फर्क देखिए बस क्या है, एक में टी है लास्ट में और एक में डी है लास्ट में। टी और डी, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से आपको इंडिकेट कर देता हूं। एक में देखिए लास्ट में टी है और एक में लास्ट में डी। तो कैसे जानना है आपको, टी से आप समझिए टी फॉर टॉप और डी फॉर डाउन। हमेशा जो योग्य है, जो स्टैंडर्ड है, जो वरिष्ठ है, वो आपसे हमेशा टॉप पे रहेगा, और जो सब स्टैंडर्ड है, जो अननोन क्वांटिटी है, वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा। जीवन में जो लोग योग्य हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, वो हमेशा जीवन में आगे की तरफ जाएंगे। अज्ञानी है, अंधकार में फंसे हैं, वो नीचे की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा, जो टॉप पे है लास्ट में टी है वो टॉप पे है, यानी वो नोन है, स्टैंडर्ड है, और जो लास्ट में है डाउन है, डी वाला है, वो टाइट्रेंड है, वो हमारा अननोन है। इस तरह से याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमको समझा कि टाइट्रेंड क्या होता है, टाइट्रेंड क्या होता है। अब कुछ और समझ लेते हैं। एक होता है इक्विवेलेंस पॉइंट, इसी को बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री पॉइंट, मेट्रिक पॉइंट या एंड पॉइंट। देखिए अब इसका जी क्या होगा, अगर आप लोगों ने टाइट्रेशन कभी देखा होगा, आपने कॉलेज में टाइट्रेशन किया होगा, अगर आपको याद हो मेरे बच्चों, कभी भी आपने टाइट्रेशन किया होगा तो आपने उस टाइट्रेशन में क्या किया होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने जब भी कभी टाइट्रेशन किया होगा, आपने ब्यूरेट में कुछ सैंपल लिया होगा, ठीक है, कुछ आपने लिक्विड लिया होगा, और नीचे कोनिकल फ्लास्क में दूसरा कुछ लिया होगा, और आपने बूंद बूंद करके इसमें से सैंपल देना शुरू किया होगा। मान लीजिए हमने कहा कि इस वाले में हमारा एसिड है 0.1 नॉर्मल HCl, और इसमें हमने रखा है बेस है, और दिस इज का 0.1 नॉर्मल NaOH। ठीक है, ये एसिड है, ये बेस है।
अब आप क्या करते हैं, जब भी आप इसका टाइट्रेशन करते हैं बेटा, तो आप यहाँ पे डालते हैं एक इंडिकेटर, इस वाले में एक इंडिकेटर पड़ता है, मान लीजिए हमने यहाँ पे फिनोल्फ्थालीन डाल दिया है, ठीक है, और ड्रॉप वाइज डालना शुरू करते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में क्लास किया होगा डिप्लोमा में या फिर बी फार्मा में, जब ड्रॉप वाइज क्लास डालना शुरू करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, तो आप क्या देखते हैं कि एक समय के बाद, अच्छा यहाँ पे ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाता है, और जो कलर चेंज होता है तो हम कहते हैं कि हमारा रिएक्शन पूरा हो गया। अब ये रिएक्शन पूरा कैसे होता है, देखिए अभी जो आपने इंडिकेटर डाला है इस मीडियम में, इस मीडियम का नेचर क्या है, बेसिक है। क्यों बेसिक है, क्योंकि इसमें NaOH है, तो इंडिकेटर वो वाला कलर देगा जो बेसिक का कलर होता है, तो इसमें बेसिक कलर देगा। अब जैसे आप बूंद बूंद करके एक एक बूंद HCl ऊपर से गिराएंगे तो क्या होगा, ये NaOH इस HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, यानी न्यूट्रल होता जाएगा। यानी जैसे जैसे एसिड और बेस आपस में मिलते हैं सॉल्यूशन न्यूट्रल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, किसी ने सवाल पूछा है सर अननोन का हेल्प नोन पता लगेगा तो इसी पे टाइट्रेशन करते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। अब क्या हो रहा है कि न्यूट्रल हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि जब इसके अंदर जितना बेस था वो उतना ही एसिड इसके ऊपर से नीचे गिरा और पूरा सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल हो गया। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पूरा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल का मतलब है जितना इसके अंदर बेस था उतनी ही क्वांटिटी में एसिड इसमें से आ चुका है, पूरी तरह से न्यूट्रल। अब एक पॉइंट और आएगा, उसके बाद अगर उस सॉल्यूशन के बाद अगर थोड़ा सा एसिड या एक बूंद भी एसिड ऊपर से नीचे गिरेगा तो अब ये पूरा जो मीडियम था वो क्या हो जाएगा, बेसिक से क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। कैसे, ये जादू कैसे हुआ, ये जादू इस तरह से हुआ कि मीडियम बेसिक था, और जब बेसिक मीडियम था धीरे धीरे एक बूंद लिक्विड गिरता गया गिरता गया गिरता गया तो ये पूरा न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल होने के बाद जब ऊपर से कुछ गिरेगा तो एसिड एक ड्रॉप गिरेगा। अब इसको उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें बेस तो बचा नहीं है, ये मीडियम क्या हो जाएगा, बेसिक। यानी इस कंटेनर के अंदर आप देख रहे हैं तीन कंडीशन आपको दिखाई दे रही। एक कंडीशन है शुरू में बेसिक कंडीशन, फिर बीच में न्यूट्रल कंडीशन और लास्ट में एसिडिक कंडीशन। अब जो इंडिकेटर है वो बेसिक के साथ अलग कलर देगा, न्यूट्रल के साथ अलग कलर देगा और एसिडिक के साथ अलग कलर देगा। यहीं पे हमको रिएक्शन को रोक देना है, समझना है। अब देखिए जब मीडियम पूरी तरह से ये और ये बराबर हो गया और बीच वाली स्थिति है जब न्यूट्रल हो गया तो इसी को कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब जब हमारा सॉल्यूशन एकदम इक्विलिब्रियम में आ गया है, ना एसिडिक ना बेसिक, पूरी तरह से न्यूट्रल, जितना एसिड उतना बेस मिक्स हो चुका है, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। और जब इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद मीडियम एक बूंद गिरने के बाद फिर से एसिडिक हो जाएगा, यानी जब फेज कन्वर्जन हो जाएगा, बेसिक का एसिडिक या एसिडिक का बेसिक हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एंड पॉइंट। क्या कहते हैं, एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट के बाद ही हमें रिएक्शन को रोक देना होता है, टाइट्रेशन को रोक देना होता है। तो दो बेसिक चीज आपको समझ में आ गया कि इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। इन दोनों का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। चलिए अपने चलते हैं नोट्स की तरफ। तो इट इज द पहला इक्विवेलेंस पॉइंट, द पॉइंट द रिएक्शन बिटवीन टाइट्रेट एंड टाइट्रेट इज जस्ट कंप्लीट। जब जस्ट कंप्लीट हो गया उसे क्या कहते हैं हम, इक्विवेलेंस पॉइंट। और एंड पॉइंट क्या है, जब टाइट्रेट और टाइट्रेट के बीच रिएक्शन होने के बाद कलर चेंज हो जाता है, फेज चेंज हो जाता है, पीएच चेंज हो जाता है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, उसे हम एंड पॉइंट कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना बेटा, जीवन भर ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना तो कभी कंफ्यूजन नहीं हो। अगला है इंडिकेटर। क्या होता है, जो टाइट्रेट और टाइट्रेट के बीच में रिएक्शन करके अलग अलग फेज पे अलग अलग कलर देते हैं, उसे इंडिकेटर कहते हैं। अब टाइट्रेशन एरर क्या होता है, कभी कभी हमने हो सकता है कि भाई एक एक बूंद गिराना था, ब्यूटेट तेज कर दिया, 2-3 बूंद गिर गया, ज्यादा एसिडिक नेचर हो गया, वो एंड पॉइंट करेक्ट नहीं आएगा। इंडिकेटर कम डालना था, ज्यादा डाल दिया, ज्यादा डालना था, कम डाल दिया। तो जब पूरे टाइट्रेशन के समय हम कुछ भी मिस्टेक करते हैं और उस मिस्टेक के कारण जो हमारा रिजल्ट आता है वो गलत आता है, उसी को हम टाइट्रेशन एरर कहते हैं। अब ट्रू वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए कि जो एक्चुअल वैल्यू हमको चाहिए थी, जो करेक्ट वैल्यू, एक होता है एक्चुअल वैल्यू या करेक्ट वैल्यू, जो हमें चाहिए होती है उसे ट्रू वैल्यू कहते हैं। और स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यू परफेक्ट है। ठीक है, यानी एग्जांपल तौर पे आपने चीनी तौली थी तो क्या दुकानदार 1 किलो एग्जैक्ट तौलेगा, अब तो इलेक्ट्रॉनिक काटा गया तो 1 किलो देता है, लेकिन जब पहले तराजू वाला था तो थोड़ा सा 2-4 दाना बढ़ा के
एक तरफ झुका रहता तभी देता था। जब 1 किलो तो स्टैंडर्ड है, लेकिन आपको 1 किलो 2 ग्राम, 1 किलो 4 ग्राम, 1 किलो 10 ग्राम आपको मिलता था। तो 1 किलो 4 ग्राम 10 ग्राम जो आपको मिला वो एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन 1 किलो जो होना चाहिए था वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। क्लियर हो गया? यानी कि जितना हमें रिजल्ट, मान लीजिए आपको जो रिजल्ट आना चाहिए, परफेक्ट आना चाहिए, जो होना चाहिए, वो आपका एक्चुअल वैल्यू है, सॉरी स्टैंडर्ड वैल्यू है, और जो आपको मिला वो आपकी एक्चुअल वैल्यू है। इन दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो ऑब्जर्व वैल्यू प्राप्त। ऑब्जर्व वैल्यू क्या है? जो लेबोरेटरी में हमको प्रैक्टिकल परफॉर्म करते समय डेटा मिलता है उसको हम ऑब्जर्व। इधर क्या होता है? हमारा जो ट्रू वैल्यू है जो हमें मिला है और स्टैंडर्ड वैल्यू जो होना चाहिए था, इसके बीच के डिफरेंस को, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा एरर कितना है वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री कितने प्रकार की होती है। वैसे आपको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझना है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं या बन सकते हैं। तो 2 प्रकार के एनालिसिस में बताया आपको, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, शुरू में बताया था, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मैंने कहा ना, अगर किसी भी ड्रग का नेचर पता करना है तो क्वालिटेटिव, तो उसमें एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि उस फिनोमिना क्या है, प्रोसेस क्या है, नेचर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, क्या है, वो उसकी क्वालिटेटिव है। और क्वांटिटेटिव में अगर उसका हम नंबर पता कर रहे हैं, उसका वेट पता कर रहे हैं, उसका लेंथ पता कर रहे हैं, उसका मास पता कर रहे हैं, उसकी नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, कंसंट्रेशन कुछ भी पता कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। अब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का लेबोरेटरी के आधार पर कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में काम करने के आधार पर हम एनालिसिस को किस कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ तो लेबोरेटरी जो है वो सरकारी एजेंसीज हैं जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उसे हम गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी कहते हैं। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का आता है। एक वैकेंसी आई हुई है ड्रग एनालिस्ट की, वो इसी के अंतर्गत आती है। अच्छी खासी पोस्ट है, जिनका भी वो क्लियर है, जो पेट का एग्जाम हुआ था, तो समझ लो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका नौकरी कंफर्म हो जाए, क्योंकि लड़के बहुत कम है पोस्ट के हिसाब से। एग्जाम्पल आईपीसी, सीडीएससी, वो सब हो गया। वही बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के लिए, तो भी गवर्नमेंट नॉर्म 2 प्रकार के होते हैं, मैन्युफैक्चरर वाले अपना अलग अलग इंडस्ट्रीज वाला ये होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो हमको पूरे इस एनालिसिस के सिलेबस के दौरान पढ़ना है, जिसकी हमें पढ़ाई करनी, उसकी बात करते हैं। तो उसमें एनालिसिस कितने का होता है? एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जहां पे वॉल्यूम का खेला है। वॉल्यूम का खेला है मतलब हम लिक्विड फॉर्म में लेंगे ड्रग्स को, वॉल्यूम मेजर करेंगे। दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, जहां पे किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, किसी खास मशीन की सहायता से हम किसी ड्रग का एनालिसिस करेंगे। वही बात करते हैं, अगला है नॉन इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, जिसमें हम किसी बायोलॉजिकल, केमिकल मेथड से हम एनालिसिस करते हैं, उसकी बात। सबसे ज्यादा मेथड जो है वो इंस्ट्रूमेंटल है, वो वही हमको पढ़ना है। वॉल्यूमेट्रिक में नॉर्मल से एसिड बेस टाइट्रेशन, एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, यही सब आते हैं, ठीक है। और अब आते हैं इंस्ट्रूमेंटल में। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा हमें यही पढ़ना। नाम याद कर लीजिए, आने वाले चैप्टर्स में आपको इनके नाम मिलेंगे। स्पेक्ट्रल एनालिसिस क्या होता है? जिसमें हम स्पेक्ट्रम की सहायता से किसी भी ड्रग का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब उसके कंसंट्रेशन को पता करते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है? आपको पता है कि जो ये दुनिया है, ये संसार है, सूर्य की किरण से प्रभावित है। कुछ लाइट की वेव सभी पदार्थ कुछ ना कुछ अवशोषित करते हैं। जैसे हम धूप में चलते हैं, बाहर रहते हैं, तो ये लाइट, कमरे में लाइट जल रही है तो इसकी किरण हमारी बॉडी में आ रही है, हम कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जो लाइट की किरण है, हर मटेरियल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग होती है। जैसे एक क्लास में, मान लीजिए मेरे क्लास में 100 बच्चे लाइव हैं, तो 100 बच्चों को पढ़ा तो सेम चीज रहा हूं, लेकिन सारे बच्चे वही चीज नहीं समझेंगे। कुछ को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा 100%, किसी को 60%, किसी को 20%। कोई अब तक तो लाइव क्लास बंद भी कर चुका होगा, अब हटाओ कुछ पढ़ने नहीं पढ़ रहा है, कहां पढ़ा रहा है। यानी सबकी एब्जॉर्प्शन पावर अलग है, सबकी कैपेसिटी अलग। तो उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, और उस स्पेक्ट्रम के आधार पर जब हम किसी ड्रग का एनालिसिस करते हैं उसे स्पेक्ट्रल एनालिसिस कहते हैं। अब इसमें मशीन अलग अलग आती है, जैसे यूवी कलरीमेट्री है, यूवी अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। सबकी मशीन अलग अलग है, सबका प्रिंसिपल अलग अलग है, सब पढ़ाऊंगा बारी बारी से। एनएमआर न्यूक्लियोमैग्नेटिक रेजोनेंस, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और फ्लेम फोटोमेट्री, ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? पूछेगा आपसे कि फ्लेम फोटोमेट्री जो है किस प्रिंसिपल पर आधारित है? आंसर है स्पेक्ट्रल एनालिसिस।
आपसे पूछेगा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन जो एनालिसिस मेथड है वो किस प्रिंसिपल पर आधारित है, स्पेक्ट्रल एनालिसिस। बस आपको ये जवाब देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक। अब यहाँ पे क्रोमैटो शब्द आपको दिख रहा है, क्रोमैटो का मतलब बेटा होता है कलर, यानी कलर के आधार पर, कलर चेंज के आधार पर, कलर्स के बेसिस पे अगर हम किसी भी चीज का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो उसे हम क्रोमैटोग्राफिक एनालिसिस कहते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे प्लेन क्रोमैटोग्राफी में आता है पेपर क्रोमैटोग्राफी, टीएलसी यानी थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, एसपीटीएलसी हाई पार्टीशन थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, कॉलम क्रोमैटोग्राफी, गैस क्रोमैटोग्राफी, कॉलम क्रोमैटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी, एसपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, फ्लैश या आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी या डीसीसीसी एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, सबका नाम याद कर लो। वहीं पे आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकल, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के आधार पर इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उस इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के आधार पर जब हम किसी एनालिसिस करते हैं किसी ड्रग का, तो वो है हमारे पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, वोल्टामेट्री, एम्पियरोमेट्री, पोलैरोग्राफी, कलोरीमेट्री और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वही हम बात करें अगर अलग अलग हाइपरइंटर टेक्निक है, यहाँ पे देखिए बहुत अलग अलग प्रकार के टेक्निक है जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे जीसीएमएस, एलसीएमएस, एलसीएनएमआर, ईसीएमएस, ठीक है, ये सब की हम बात करेंगे। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो आपके सिलेबस में है भी नहीं, जब आप फार्मा वगैरह करते होंगे तो उसमें आपको मिलेगा। कुछ अलावा मिसलेनियस है, जैसे जेंडाल मेथड है, नाइट्रोजन वगैरह एस्टिमेशन मालूम चलता है इससे। रिया है, रेडियो अमीनो इससे होता है, इसमें रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स को मालूम चलेगा। एलिसा है, डायटेरिसन है, इसमें नाइट्रोजन कंटेंट पता चलता है। कार्ल फिशर है, इसमें मॉइस्चर मालूम चलता है। ट्रीजीए है और डीएससी है, डिफरेंशियल स्कैनिंग एनालिसिस है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग मेथड है। अब इसमें से क्वेश्चन एनालिसिस पर अगर यहाँ इस क्लास से पूछेगा तो इतना ही पूछेगा बच्चों कि भैया बताओ कौन से मेथड पे बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड, ठीक है। बस ये टॉपिक इतना ही है। बाकी अब हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले लेक्चर से, जब हम लेक्चर नंबर आपका अगला लेकर आएंगे तो हम उसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के जितने टॉपिक हैं, 5 चैप्टर है उसमें, एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया, रिडॉक्स टाइट्रेशन हो गया, ग्रेविमेट्री हो गया और कॉम्प्लेक्सियोमेट्री हो गया। इन सारे टाइट्रेशन को एक क्लास में खत्म करेंगे और इनसे आने वाले सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अगली क्लास का वेट कीजिएगा और इसके एमसीक्यूज ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं आपके एप्लीकेशन पे, वहां पे जाइए, मेरे लेक्चर को देखने के बाद वहां पे उस एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। और जो अगले संडे आपका टेस्ट होगा उसमें ये सारा सिलेबस कवर्ड होगा। बच्चे बहुत कम लाइव आए हैं इसलिए आज क्लास को लंबा नहीं खींच रहे हैं, क्लास को यही खत्म कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि लाइव ज्यादा से ज्यादा आया करिए ताकि मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपको, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कट ऑफ कितना जाएगा, पासवान जी ने पूछा। पासवान जी पहले फिलहाल तो एग्जाम में काफी टाइम है अभी, कट ऑफ बताएंगे। पिछले साल तो काफी हाई था कट ऑफ, इस बार देखते हैं कट ऑफ के क्या हाल चाल, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, क्लास लाइव लीजिए, मजा आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू।